अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होगी उसमें सर फहरिस्त है एमनेस्टी इंटरनेशनल की वो रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि कुछ ड्रोन हमले ऐसे भी हैं जिन्हें जंगी जराइम के ज़ुमरे में डाला जा सकता है और अब ये एक दलील के तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब सदर ओबामा से मुलाकात करेंगे तो शायद ये भी इस्तेमाल होगी। और दूसरी खबर है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से कि जहाँ पर अदालत ने हुक्म दिया है कि इंतखाबात कराए जाएँ ताकि बतखों और रकाबों के जरिए तबसरे अदलिया पर जो होने वाले हैं वो ख़त्म हो जाएं। और फिर तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, इसको ये देखना है कि क्या ये आम आदमी की जान व माल को किस हद तक महफूज करेगा और फिर किस तरह क्रिस्टीना लैम ने मलाला को आई एम मलाला लिख कर अगवा किया, इस पर भी बात होगी। तो शामी साहब, आज की सबसे पहली खबर एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट। हाँ, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने का जो ह्यूमन राइट्स वॉच है जी, उसके साथ मिलकर एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें यह कहा गया है कि जो ड्रोन हमले हो रहे हैं, यमन का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है, दूसरी जगहों का भी जिक्र है, वो बाज़ हमले ऐसे हैं जो जंगी जराइम के ज़िम्मन में आते हैं, क्योंकि जिन लोगों पे हमला होता है उनके बारे में कुछ मालूम नहीं होता उनको जुर्म क्या है, और जिन बस्तियों पे हमला होता है, जिन इलाकों पे हमला होता है, वहाँ के रहने वाले जो हैं वो खुद बेबस होते हैं, उनको कुछ मालूम नहीं होता कि अलकायदा का कौन है और किस और गिरोह का कौन है यहाँ, और वो भी निशाना बन जाते हैं। बाद औक़ात ये हुआ है कि लोग हमला जब हुआ है उसके बाद उनको उठाने के लिए आए ज़ख्मियों को, फिर उन पर भी हमला हो गया। तो उन्होंने कहा है कि ये जो सारा मामला है ये गैर कानूनी है और इससे पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो भी नाकाम है लोगों को इंसाफ दिलवाने में, और अमेरिका की भी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को इंसाफ दिलाए। और ये जो हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, होते चले जा रहे हैं, इसमें इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है, जान और माल को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो इसका कोई अजाला होना चाहिए। शामी साहब, पाकिस्तान की नाकामी किस तरह है? हम तो रिसीविंग एंड पे हैं ड्रोन हमलों के। देखिए, उनका ये कहना है एमनेस्टी इंटरनेशनल, क्योंकि ये जो बैनुल-अक़वामी तंजीमें हैं, जब तक अपने दूध में कुछ ना कुछ मैंगनी न डाल दें इनकी तसल्ली नहीं होती जी। अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उन लोगों को इंसाफ दिलाने में नाकाम है, और शुमाली वज़ीरिस्तान के जो लोग हैं जो निशाना बनते हैं और जो मुश्किलात का शिकार होते हैं उनको उनके ज़िम्मेदार जो हैं, ख़ास जंगजू अनासर, उनको इंसाफ के कटहरे में लाने में नाकाम है। वो पाकिस्तान जो है उसके अपने हाथ बंधे हुए हैं, वो अपना हंगामा कर रहा है, वो कैसे रोके ड्रोन हमलों को, क्या अमेरिका के तैयारों को मार गिराए, और उस वक्त क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है उसके ज़रिए से वो क्या अचीव कर सकेगा, क्या नहीं कर सकेगा। लेकिन बहरहाल दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा है, और दुनिया भर में जो कानूनदान हैं वो इस तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। देखिए, ड्रोन हमले जो हैं उसमें एक आदमी को निशाना बनाना मतलूब होता है, और उसके इर्द गिर्द मौजूद जो हैं 5, 7, 10, 15 आदमी जो हैं वो निशाना बन जाते हैं। और फिर हमारे परवेज़ मुशर्रफ साहब तो कहा करते थे कोलेटरल डैमेज हो जाता है। अब एक तरफ अमेरिका बहादुर ये काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो जंगजू अनासर हैं वो जनाब जब निशाना बनाते हैं, बाजारों पर हमला करते हैं, अस्पतालों पर, मस्जिदों पर, तमाम बारगाहों पर और हमारी दफाई तनसीबात पर, और वहाँ भी बेगुनाह लोग निशाना बन जाते हैं। गोया हम तो एक तरफ खंदक है और एक तरफ खाई है। तो शामी साहब, अब जो अमेरिका पे हैं हमारे वज़ीर आज़म, क्या वहाँ पर एमनेस्टी की रिपोर्ट जो है कोई दलील के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है, या उनके जो कंटेंशन है उसको सपोर्ट दे सकती है? नहीं, अखलाकी तौर पर तो यकीनन एक ताकत फराहम करेगी, लेकिन अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात हो रहे हैं नवाज शरीफ साहब के और जो होने वाले हैं सदर अमेरिका के साथ, उसमें एक मजबूत दलील तो होगी ना उनके पास। और उन्होंने यूएनओ में भी इस पर सदाए एहतजाज बुलंद की, और ये भी कहा गया कि आप अक़वाम मुत्तहिदा में ये मुकदमा ले जाएं, गोया सिक्योरिटी काउंसिल के पास ले जाएं। फिर उस पर लोगों ने तनकीद भी की, क्योंकि ये भी ख्याल गुजरा कि अगर सिक्योरिटी काउंसिल में वो करारदाद रद्द हो जाए जो पाकिस्तान लेके जाए तो इसका मतलब ये होगा तो फिर जवाब मिल जाएगा ड्रोन हमलों को, तो ड्रोन हमले करने वाले और भी शेर हो जाएंगे। तो बाद औक़ात तो जज्बाती तौर पर तजावीज़ पेश कर दी जाती हैं। ये जो APC हुई उसमें तमाम लोगों ने आंखें बंद करके कह दिया हमें ले जाना चाहिए मसला,
बाद में मौलाना फजलुर रहमान साहब भी तशरीफ लाए जब लाहौर, तो उन्होंने कहा जी जब मैंने पता किया तो मालूम हुआ इसमें तो बड़े खतरे हैं। और बहुत से दूसरे सियासी रहनुमा वो भी ये कहने लगे, क्योंकि ये सिक्योरिटी काउंसिल में तो अमेरिका इसको वीटो भी कर सकता है, बिल्कुल, और क्योंकि और करेगा यकीन जब उसके खिलाफ। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल की सपोर्ट हासिल ना हुई करारदाद को तो फिर उल्टी गले पड़ जाएगी। तो अब बायलैटरली डिस्कशन जब होगी, बहरहाल बायलैटरल डिस्कशन तो जारी होगी, पाकिस्तान का कहना तो यही है। और ओबामा साहब ने इससे मजबूर होकर ये बात कही थी एक तकरीर में पिछले दिनों कि हम इसे महदूद करेंगे, कम से कम इस्तेमाल करेंगे। ठीक, गोया यकीनी तौर पर जब कोई टारगेट मौजूद होगा तो हमला करेंगे। असल में मैंने ये हमें ये समझना चाहिए कि ये जो ड्रोन है ना, ये वाहिद हथियार है जी, अमेरिका का जो शिद्दत पसंदों के खिलाफ वो इस्तेमाल कर सकता है, जो 10,000 फुट की 12,000 फुट की बुलंदी पे बैठते हैं। ठीक, और वहां कोई आम सिपाही का पहुंचना, उनके ताकों पे जाना, उनको पकड़ना आसान नहीं होता। इसीलिए जो अफगानिस्तान का इलाका है, हमारा कबायली बेल्ट भी हमारी जो है, ये देखिए कुदरत ने इनको इस तरह बनाया है कि एक डिफेंस खड़ा कर दिया है इनका जी। तो यहाँ कोई ताकत जो है अपने पांव दबाने में कामयाब नहीं हो सकती, इसीलिए कि वो मुकाबला नहीं कर पाती जो लोग गारों में और पहाड़ों में चढ़ उन पर हमले करते हैं और वहां छुप जाते हैं। तो अब ये अमेरिका को ड्रोन हाथ आ गए। अब ड्रोन की मुश्किल ये है कि एक आदमी के बदले में या एक आदमी की जान लेने की खातिर आप कई लोगों को निशाना बना देते हैं जी। और अब जो अगर अफगानिस्तान के हालात बेहतर होते चले जाएंगे तो फिर ये अमेरिका के हाथ भी बनते चले जाएंगे। तो गोया शामी साहब, अब जो बात कही जा रही थी कि हमें ड्रोन्स के ऊपर जब हम बात करेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, अब कुछ मिलने की तवक्को है? नहीं, कुछ देखिए, बात यह है कि बात तो करती रही, ये जो बैनुल अक़वामी दुनिया में है उसमें ऐसा नहीं होता, कोई हुक्म जारी नहीं करते आप और कि जब आप हाथ उठा लें और हाथ फैला लें और लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए। ये एक प्रोसेस होता है जो जारी रहता है और इसके असरात मुरतब होते हैं। अमेरिका को भी महसूस हो रहा होगा कि पाकिस्तान में एक मुश्किल सूरत हाल पैदा होती है और उसको पाकिस्तान के ताउन की जरूरत है, पाकिस्तान की हुकूमत के इस्तेहकाम की जरूरत है। तो जब पाकिस्तान की हुकूमत को मुस्तहकम करना मकसूद है या उसके बगैर अदम इस्तेहकाम से दो चार करना मकसूद नहीं है और उससे फिर मामलात भी करने हैं, तो फिर उसकी जड़ें तो नहीं काट सकते ना आप। तो एक नफ्सियाती प्रेशर तो अमेरिका के ऊपर भी होगा। जी। अच्छा शामी साहब, एक और बात, अब जो मुज़ाकरात के हवाले से जब हम बात करें तो कहा जा रहा है कि कश्मीर वो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा इन मुज़ाकरात का और उस पर देखा जाएगा, हम सवाल उठाएंगे कि अमेरिका आए कुछ हमारी मदद करे। देखिए, अमेरिका जो है कश्मीर के बारे में, अमेरिका का मौक़िफ़ वो नहीं है जो भारत का मौक़िफ़। ठीक, अमेरिका ये बात बिल्कुल नहीं कहता कि ये भारत का अटूट अंग है जी। अमेरिका का कहना यह है कि ये मुतनाज़ इलाका है। चीन का मौक़िफ़ भी यही है, दूसरी आलमी ताकतों का मौक़िफ़ भी यही है। हत्ता के जो रूस है वो भी मुंह भरकर ये बात नहीं कह सकता, अगरचे के माजी में रूस के यानी सोवियत यूनियन जो था उसके वीटो की वजह से ये मसला उलझा। क्योंकि जब वो U-2 तैयारा पकड़ा गया और मालूम हुआ बड़ा बेर पे अड्डा है अमेरिका का कायम और यहाँ से वो जासूसी होती है सोवियत यूनियन की, उसके बाद फिर सोवियत यूनियन ने कश्मीर के बारे में करारदादों को वीटो करना शुरू कर दिया। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल में यह मसला देर बहस आता, रायशुमारी की बात होती, उसे वीटो कर दिया जाता। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ ये फिर जंगें हुई, 65 की जंग हुई और उसके बाद फिर जो 71 की जंग हुई, फिर मुआहिदा शिमला हुआ। शिमला मुआहिदे में ये अहद किया गया कि इसे दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए तय किया जाएगा। शाम साहब, एक ब्रेक का वक्त आ गया है, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नजर में एक बार फिर खुश आमदेद। बात हो रही थी कश्मीर के हवाले से और शाम साहब बता रहे थे शिमला मुआहिदे तक बात। शिमला मुआहिदे में यह तय हुआ कि ये दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए से मसला हल किया जाए। ठीक है। अब उसके बाद से जब बैनुल अक़वामी फोरम पर आप मसला उठाते हैं तो वो शिमला मुआहिदा की तरफ इशारा कर देते हैं। ठीक।
गोया अक़वाम मुत्तहिदा अमली तौर पर एक तरह से दस्तबरदार हो चुकी। अच्छा। और हर जगह, हर आप देखिए बयान में बैनुल-अक़वामी तौर पर यही कहा जाएगा कि पाकिस्तान और भारत ऐसे हल करें जी। तो अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान और भारत इसे मिलकर हल करें। अब इसमें एक उलझन ये पड़ती है कि इसके एक लाज़िम फरीक जो है वो कश्मीरी भी हैं। जब ये करारदाद मंजूर हुई थी कि कश्मीरी जो है अपना हक़ खुद अरादियत जो है उसका आज़ार करेंगे और फैसला करेंगे कि पाकिस्तान के साथ मिलना है या भारत के साथ, तो गोया फैसला करने का हक तो कश्मीरियों के पास था। ठीक है। और उस हक के बारे में लड़ाई हो रही थी दोनों मुल्कों में। बिल्कुल। तो अब आप दोनों मुल्क मिलकर भी वो हक कैसे गसब कर सकते हैं? ठीक है। तो कश्मीरी जो हैं हमारे भाई वो ये कहते हैं कि अगर ये शिमला मुआहिदा जो है, अव्वलन तो उसकी वो इंटरप्रिटेशन हम मानते नहीं है कि यूएनओ बीच में से इररेलेवेंट नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप दो तरफा तौर पर इसको हल नहीं करेंगे या कोई संजीदा कोशिश नहीं करेंगे तो ये तो फिर इसका मतलब बदनीयती शामिल है और अल्टीमेटली यूएन आ जाएगी। तो बदनीयती से अगर आप इंटरप्रेट कर रहे हैं गोया बस लंबी तान के सो गए और आंखें बंद कर ली, तो ये सब मामला एकदम मजाक हो गया। तो भारत एक मजाक कर रहा है और ये इंटरप्रिटेशन जो है मुआहिदा शिमला की ये कबूल नहीं हो सकती। ठीक है। हल करने के लिए मसले पर यह बात कही गई थी, हल ना करने का जवाब बनाने के लिए बात नहीं कही गई थी। तो ये आर्गुमेंट हम अमेरिका को दे सकते हैं? ये आर्गुमेंट हम दुनिया में देते हैं, लेकिन मसला यह है कि अमेरिका कहता है कि दोनों मुल्क इसको तय करें मिलकर, और अगर वो मुज़ाकरात के जरिए से, बातचीत के जरिए से। अब कश्मीरी ये कहते हैं कि भाई चलिए मुआहिदा शिमला में कुछ लिखा या नहीं लिखा हमें क्या, हम तो उसके पाबंद नहीं है, हम उसमें फरीक नहीं थे, हमने दस्तखत नहीं किए उसके ऊपर, तो हमारा हक जो है वो हमारे पास मौजूद है। ठीक। और कश्मीरियों का हक देखिए, जब बाय द पैसेज ऑफ टाइम, जब वक्त बदलता है और मामलात जो हैं तब्दील होते चले जाते हैं, तो फिर एक हकायक जो है वो एक नया रुख भी ले लेते हैं। ठीक। तो अब आहिस्ता आहिस्ता कश्मीरी जो है 80,000 जाने दे चुके हैं अपनी, और एक जेल खाना बना हुआ है, इज्जतें वहां लुट रही हैं, इस्मतें वहां पामाल हो रही हैं, कारोबार वहां उनके पामाल हो रहे हैं। तो अब कश्मीरी जो हैं उनका जो हक है वो तो बहरहाल तस्लीम करना पड़ेगा। ठीक। तो अमेरिका जो है वो इसमें एक मॉरल प्रेशर इख्तियार कर सकता है, इस्तेमाल। और पहले दिन से हम अमेरिका से ये तवक्को लगाए बैठे रहे कि अमेरिका इस मसले को हल कराएगा, और बड़ी कोशिशें भी हुई और बड़ी मुलाकातें भी हुई। जब चीन की और जंग शुरू हुई भारत की, जी बिल्कुल, और पाकिस्तान खामोश रहा, उसके बाद स्वर्ण सिंह की और भुट्टो की दोनों वज़राए ख़ारिजा थे, बेशुमार मुलाकातें हुई और बेशुमार कॉन्फ्रेंसें हुई, सारा कुछ हुआ, लेकिन मसला वहीं का वहीं रहा परनाला। भारत जो है ये समझ रहा है कि हर गुजरते दिन के साथ ये मसला मद्दम होता जाएगा, मगर ये मद्दम हो नहीं रहा, ये होगा नहीं। ये पाकिस्तानियों की एक नफ्सियात में ये दाखिल हो गई है बात, उनको ये सुबकी महसूस होती है। कश्मीरियों को उनके हाल पर छोड़ नहीं सकते वो, उनका कोई हल तलाश करना पड़ेगा, कोई मैकेनिज्म तलाश करना पड़ेगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, आप वक्त जो है ले सकते हैं, लेकिन मसले से इनकार नहीं कर सकते। और नवाज शरीफ साहब तो जाहिर है कि जाएंगे वहाँ, ओबामा से बात भी करेंगे, और ओबामा साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन पहली में भी ये कहा था कि कश्मीर के मसले को हम तवज्जो देंगे उस पर, और ये तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात इस खित्ते के मुफाद में हैं, दुनिया के मुफाद में हैं, अमन आलम के मुफाद में हैं। तो भाई ये ताल्लुकात नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक ये एड़ी में ये रहेगा ना, कांटा रहेगा जी, उस वक्त तक आप खड़े नहीं हो सकते। थॉर्नी इशू है ये। जी शाम साहब, अगली खबर की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो हुक्म आया है, उन्होंने कहा भाई वो हमारे जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब बड़े मुजाहिद आदमी है माशाल्लाह, और बेनियाज हर चीज से अपनी तराजू रात में पकड़े बैठे। ठीक है। तो वो
नजम सेठी साहब ने तो हाथ वाथ फैला लिए थे और एक एडहॉक कमेटी बनवाई थी, बिल्कुल, इस उम्मीद पे कि इसकी मुद्दत दराज होती चली जाएगी। जैसे 90 दिन में जनाब होती चली गई। आपको पता है इलेक्शन जो 90 दिन में होने थे जनरल ज़ियाउल हक साहब के, वो कितने साल में हुए थे? 11 साल में। बिल्कुल नहीं, 1985 में हो गए थे, 8 साल 85 में, 8 साल में जी। लेकिन वो अब आड़े आ गए, उनका नहीं इलेक्शन कराओ। और अब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो 111 अफराद पर मुश्तमिल है, इलेक्शन कराइए और मोहलत दे दी है 2 नवंबर की। लेकिन उन्होंने बात बड़ी दिलचस्प की है, कव्वे बतखें अकाब नजम सेठी साहब ने असल में हमसे कहा था कि मैं पक्का हो जाऊं तो खाने बहुत खिलाऊंगा। ठीक है, तो हम तो उसकी दुआ कर रहे थे कि पक्के हो जाएं अपने मुफाद में। ठीक है, लेकिन मालूम होता है कि अदालत को कोई हमारा मुफाद जो है अजीज नहीं है और उनको क्रिकेट का मुफाद अजीज लगता है। लेकिन चलिए बाहर, अदालत ने यह कहा, एक तो बात उन्होंने ये कही कि अच्छा ये तो जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है आपने एक चैनल को, आप तो उसके मुलाजिम भी हैं। बिल्कुल। तो उनके वकील ने कहा जो मुलाजिम तो नहीं है, उनका पैसे नहीं लेते, उनको पैसे लेते हैं तो फिर उनका मुलाजिम। अदालत का नुक्ता नज़र भी दुरुस्त है, वकील का भी दुरुस्त है। असल में जो कॉन्ट्रैक्चुअल मामलात होते हैं उनको आप उस तरह की मुलाजमत तो नहीं कह सकते, लेकिन आप बिल्कुल ये भी नहीं कह सकते कि हमारा ताल्लुक नहीं है। एक मुआवजे का ताल्लुक तो है ना। वो क्या कहा कि वो क्या गालिब का शेर है कि वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं, गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ। जब वजीफा लगा दिया ना तो बादशाह के उस्ताद हो गए। इब्राहिम ज़ौक जो थे फौत हो गए, तो बादशाह जो बहादुर शाह जफर था उनकी उस्तादी पे मुकर्रर हो गए जनाब गालिब। तो जब उस्ताद मुकर्रर हो गए तो वजीफा भी मुकर्रर हुआ, और वजीफा मुकर्रर हो तो कहा कि गालिब वजीफा खार हो, दो शाह को दुआ। वो दिन गए कि कहते थे नौकर नहीं हूं मैं तो बहरहाल, और इधर तो दो नौकरियां। नजम सेठी साहब जो हैं वो आजाद भी हैं और पाबंद भी हैं। ठीक है, तो लेकिन अब सवाल ये आजाद किससे हैं और पाबंद किसके हैं? अब तो वो अदालत के पाबंद हो गए हैं। ठीक है, और आजाद तो अपनी चिड़िया के थे, उनकी चिड़िया भी आजाद थी जी। और अदालत ने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा भाई ये चिड़िया जो है, ये चिड़िया तोते और ये सारे कव्वे और बतखें जो हैं लोगों के पास होंगी, हमारे पास भी औकाब है कानून का। बिल्कुल। तो मौलाना जफर अली खान का शेर है कि जिम्मेदार एक आप इतने मगर औजे सहाफत पर, ये एक तुक्कल लड़ेगा आपकी सारी पतंगों से तो तुक्कल जो है जी वो अदालत के पास है, जाहिर है उसका हुक्म तो मानना ही पड़ता है, आपको इख्तिलाफ हो या इत्तफाक हो। तो बहरहाल अब मेरा ख्याल है कि सेठी साहब को चाहिए कि कान लपेटकर अदालत के हुक्म के मुताबिक लंगोटा कस लें और अखाड़े में उतर आए। तो इसमें जो वजीर आजम पैटर्न इन चीफ बने थे उनका रोल नहीं? उसमें तो अभी तो कॉन्टेम्प्ट की दरखास्त थी ना। वजीर आजम तो वजीर आजम तो पैटर्न बन गए। ममनून हुसैन साहब तो अदालत में गए नहीं जब एक ब्रेक का वक्त आ गया, ब्रेक के बाद हम तो आगे बढ़ाएंगे, आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नुक्ता नज़र में एक बार फिर खुश आमदीद। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पीसीबी के हवाले से, और शामी साहब एक जो मलाला के हवाले से बात चल रही है कि देखिए मलाला के हवाले से बात नहीं चल रही, मलाला की जो किताब आई है ना जी, आई एम मलाला, उस किताब के बाज़ हिस्से ऐसे हैं जिन पर एतराज़ किया जा सकता है। ठीक। और असल में ये किताब लिखी क्रिस्टीना लैम ने। ठीक है। और उसमें उसने बड़ा फ़लसफ़ा डाल दिया अपना, और अपने बड़े इंटरप्रिटेशन डाल दी है चीज़ों की। और मलाला ने उसको अगर तो आंखें खोल कर पढ़ा है तो बड़ा अफसोसनाक है, और आंखें बंद करके पढ़ा है तो फिर उससे भी अफसोसनाक है। ठीक। और उनके जो वालिद साहब हैं अगर वो भी इस कारस्तानी में शरीक हैं तो फिर उन पर भी नफरीन भेजनी पड़ेगी। ठीक। क्योंकि देखिए मलाला जो है उसकी जो हम तारीफ करते हैं या इज्जत करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि वो बहुत बड़ी फिलोसफर है, कोई सोशल साइंटिस्ट है, कोई पाकिस्तान की हिस्टोरियन है, या पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासतदान है, या पाकिस्तान की तारीख पर उसकी बड़ी नज़र है।
या वो जंगी अमूर की बड़ी माहिर है कि वो 1965 की जंग, 71 की जंग पे तब नुक्ता नजर बयान करे, या कोई बहुत बड़ी आलमा दीन है कि वो सलमान रुश्दी जो है उसकी किताब का तजिया करे। बिल्कुल। तो इसलिए उसकी इज्जत की जाती है, और मैं भी हमेशा उसकी इज्जत करता हूं कि उसने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया जो तालिबान ने रवैया इख्तियार कर रखा था, ये बच्चियों की तालीम के खिलाफ। ठीक है। स्कूलों को टारगेट किया जा रहा था, उनको इजाज़त नहीं दी जा रही थी। उसने अपने दिल की भड़ास निकाली और वो अपना बीबीसी के ज़रिए से अपना पैगाम दुनिया तक पहुंचाया, और उसका एक सिंबल बन गई। हाँ। और इतना बड़ा सिंबल बनी कि फिर उस पर हमला किया उन्होंने, उसकी जान लेने की कोशिश की। ठीक है। और उससे बच निकली, और पूरी दुनिया में उसको सराहा गया। और तालिबान जो थे उनको बड़ा नुकसान पहुंचा उनकी इस हरकत से। यानी मलाला हाँ जी, मलाला का कद बड़ा हुआ, और मगरिब क्योंकि जो तालिबान के खिलाफ एक पोजीशन ली हुई है ना उसने, तो उसको तालिबान का ये चेहरा लोगों को दिखाया कि भाई ये बच्चियों के खिलाफ ये काम कर सकते हैं, उनको निशाना बना सकते हैं। तो इससे मलाला का कद ऊंचा हुआ और तालिबान के लिए इसमें उलझन पैदा हुई। और किताब की वजह से अच्छा, अब इस वजह से उसकी इज्जत मलाला की है। मैंने तो हमेशा की, बहुत लोग फेसबुक के ऊपर क्या क्या गुफ्तगुएं करते हैं, नुक्ते उठाते हैं, लेकिन कभी इस तरफ तवज्जो नहीं दी। क्यों? लेकिन अब ये जो किताब आई है, इससे तो मालूम होता है कि क्रिस्टीना लैम्ब ने इस बच्ची बेचारी को अगवा कर लिया, और या तो ये बच्ची जो है अब अपने अगवा की कोई रपट दर्ज कराए, ठीक, उस किताब के जो मुतनाज़ा हिस्से हैं उनको वापस ले, या उसमें कोई तौबा करे। ठीक। और अगर वो यही हिस्से ओन करेगी तो नरम से नरम अल्फाज में भी इसको काबिल अफसोस कहा जाएगा। ठीक। और मुझे भी साथी तौर पर सदमा होगा कि मलाला की जो हैसियत थी वो बरकरार नहीं रहेगी। बिल्कुल। उसको बहुत बड़ा डैमेज, जिस तरह तालिबान ने जो भी उनका आंसर था मलाला को निशाना बनाने का, जिन्होंने फैसला किया, उन्होंने खुद तालिबान को नुकसान पहुंचाया। बिल्कुल। और इसी तरह मलाला के जो दोस्त हैं या उनके वालिद हैं या वो खुद है किसी ना किसी दर्जे में, अव्वल तो मुझे नजर नहीं आती उसकी बच्ची की हर चीज में वो अपनी एक बात कर रही पूरी तारीख पर, तो इतनी सलाहियत तो मुझे उसमें नजर नहीं आती, ना हो सकती। ठीक। तो उसके वालिद साहब जो हैं वो इसमें शरीक हो सकते हैं, और अगर वालिद साहब शामिल हैं, उनके जो लोग भी शामिल हैं, उन्होंने अपनी बेटी के साथ जुल्म किया है और उसको उसी तरह से निशाना बना दिया है जो वो भी तालिबान ने जिस तरह बनाया था। जिस तरह उन्होंने डैमेज तालिबान के निशाने से तो उसका कद ऊंचा हुआ था जी, और इस निशाने से उसका कद छोटा हुआ। तो मुझे बहुत अफसोस है, उनके वालिद साहब जो हैं और खुद मलाला जो है जी, वो इस सारी किताब का असर जायजा ले, ये उनके अपने मफाद में होगा, और अगर जायजा ना लें तो फिर वो जाने, उनका खुदा जाने। शामी साहब, अगली खबर जो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान बिल है उसके बारे में, जी, ऑर्डिनेंस जो है जी, नहीं, ये तो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस जो है, ये तो उन लोगों के खिलाफ, दहशत गर्दों के खिलाफ ये कानून जो है नाफिज किया गया है। इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। इससे पहले एक इंसदाद दहशत गर्दी का कानून भी मौजूदा हुकूमत ने नाफिज किया है, अब भी है। कानून में सुकम है, उस वजह से लोग जो स्टेट को चैलेंज करते हैं, जो हमला करते हैं कानून नाफिज करने वाले अदारों पर, जो रियासत के वजूद को चैलेंज करते हैं, वो सजाओं से बच निकलते हैं अगर पकड़े भी जाए। ठीक है। अब इसमें ये जो इसकी जो स्पिरिट है वो तो बड़ी शानदार है, और जो पहला इंसदाद दहशत गर्दी का ऑर्डिनेंस है उसकी तो मैंने सुना है कि अमेरिका में भी बड़ी तारीफ हुई है। अच्छा। और नवाज शरीफ साहब वहां गए हैं तो उन्होंने दाद दी है कि आपने कुछ पेश रफ्त की है। लेकिन ये जो मौजूदा कानून है इसने भी स्ट्रेंथन किया है हुकूमत को, लेकिन इसमें कुछ ऐसे मुकामात भी हैं जो मुझे लगता है कि जरा जल्दबाजी में उनसे सरफे नजर किया गया है। तो अहमर बिलाल सूफी हमारे प्रोग्राम में आए थे लास्टली भी, हाँ तो जी, उन्होंने भी डिस्कस किया था और इस वक्त भी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। चलिए उनसे। जी, अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब अहमर बिलाल सूफी साहब, आप ये बताइए कि ये जो नया कानून आया है तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस, इसके बारे में मजमूई तौर पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस
इसमें कुछ स्ट्रक्चरिंग के इश्यूज हैं, यानी कि लैंग्वेज के, और कुछ इसके पॉइंट्स ऐसे हैं जो मजीद रिफाइन होने वाले हैं। मुझे लगता है ऐसा कि उसके कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कहीं अदालत में जाकर दम न तोड़ बैठे। जी हाँ, मतलब उन पर इश्यूज रेज हो सकते हैं, लेकिन इसका जो ब्रॉड डायरेक्शन है वो सही इसलिए है क्योंकि पहली मर्तबा हुकूमत ने लीगल जुबान में या लीगल लैंग्वेज में वो कहा है जो उसे सियासी तौर पर कहना चाहिए था कि पाकिस्तान में एक वॉर लाइक सिचुएशन है। तो इसका जो प्रीएम्बल अगर आप देखें तो उसमें उन्होंने वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट जो एक ऑफेंस था पीपीसी का, उसके अल्फाज को प्रीएम्बल में जगह देकर एक पोजीशन ली है, और ये बड़ी हतमी पोजीशन है क्योंकि कानून के तवस्सुत से जो पॉलिसी की पोजीशन ली जाती है उसको हतमी तस्वर किया जाता है। तो इस लिहाज से ये कहा जा सकता है कि हुकूमत ने भरपूर पोजीशन इस इशू पर अपनी सामने लेकर आई है। मगर ये तो देखिए, ये कानून जो है ये एक मुस्तकिल कानून तो नहीं होगा ना, ये तो जब आप फौज को बुलाएंगे सिविल इदारों की इमदाद के लिए तभी नाफिज होगा। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रहे हैं। इस कानून का इतलाक सिर्फ उस सूरत में होगा जब एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के नीचे फौज को बुलाया जाएगा, या आर्टिकल 245 के नीचे, या सेक्शन 4 और 5 ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट के नीचे। यानी इसमें एक स्विच ऑफ मैकेनिज्म है और इसमें लिखा हुआ है कि इमीडिएटली नाफिज़ अमल नहीं है। इसका निफाज उस वक्त होगा जब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो फिर इसके या कुछ इसके हिस्से मखसूस एरिया में एप्लीकेबल हो जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि जब आप 245 के नीचे इन एड ऑफ सिविल पावर में आर्मी को, सिविल आर्म फोर्सेस को बुलाएंगे, उस वक्त इसका अमल दरामद शुरू होगा। तो इसके मोटे मोटे नुकात क्या हैं जिनसे आप समझते हैं कि बहुत तब्दीली वाक़ई होगी? देखिए, जिसमें अहम नुकात हैं, एक तो ये है कि अब तक ये कॉन्फ्लिक्ट का लॉ है। पहले जो आपके पास कानून है वो पीस टाइम के हैं कि जब हालात नॉर्मल हों, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी काम कर रही हो, तो उस वक्त के कानून के आपके पास तमाम लवाजमात मौजूद थे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ब्रेक डाउन कर जाए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाए, और उस वक्त रियासत में ये कुछ हिस्सों पे कॉन्फ्लिक्ट की सूरत हाल पैदा हो जाए, उसके लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। बड़ी अजीब बात नहीं है कि इस तरफ तवज्जो ही नहीं दी गई आज तक? जी, ये बहुत गैर मामूली बात है। लोगों का ख्याल था कि वो रवायती कानून को, जो पीस टाइम का यानी कि जमाना अमन का जो कानून है, उसे कॉन्फ्लिक्ट जोन में अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं होता। दुनिया में हर जगह कॉन्फ्लिक्ट के लिए मखसूस कानून साजी की जाती है। तो ये एक पहली उन्होंने एक कदम उठाया है कानून साजी का कि जब कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन हो, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, क्योंकि जब आप आर्मी को बुलाते हैं तो आप खुद इस बात का इरादा कर रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन राइज हो गई है। अब उसके लिए आप आर्मी की पावर्स को भी रेगुलेट करना है, आपने लोगों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है, और साथ साथ आपने लोगों को डिटेन भी करना है ताकि उनको आप पार कर सकें और पब्लिक ऑर्डर रिस्टोर कर सकें। और इसीलिए आर्टिकल 245 में फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट सस्पेंडेड है उस पीरियड में जिस पीरियड में इन एड ऑफ सिविल पावर ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग पकड़े जाएंगे, जिन पर मुकदमे चलाएंगे, अगर वो सिचुएशन खत्म भी हो जाए, फौज वापस भी हो जाए, तब भी उनसे नीचे ट्रायल हो सकेगा? जी हाँ, फौज अगर जब ये अपना ऑपरेशन करके बैरकों में वापस चली जाएगी तो भी इसके नीचे हुकूमत ने हाथ में एक ऑप्शन रखी है कि वो इनका ट्रायल किसी और जगह पे कर सकती है, कोई जुडिशियल कंपाउंड बना सकती है, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोसिक्यूशन बहुत ज्यादा है। कराची, सिर्फ कराची के अंदर आपने 5000 लोग अभी तक गिरफ्तार किए हैं। 5000 लोगों के चालान बनाना, उनका ट्रायल बनाना इतना आसान नहीं होगा। केपीके में आपके पास डिटेनीज हैं। तो जब आप इन सब को मजमूई तौर पे देखते हैं तो बहुत एम्बिशियस एफर्ट होगा और हुकूमत को इसके लिए गैर मामूली इक़दाम करने पड़ेंगे। तो शायद उसके एहतमाम में उन्होंने इस तरह की कानून साजी की है। नहीं, मगर वो गैर मामूली इक़दाम आपको नजर आ रहे हैं इस वक्त प्रोसिक्यूशन के लेवल पे? इस वक्त नजर नहीं आ रही, क्योंकि लॉजिस्टिकली हुकूमत को उस एरिया में भी इन्वेस्ट करना होगा, और ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट को बल्कि सूबाई हुकूमत को भी, बिकॉज सूबाई हुकूमतें इसमें शरीक होंगी। लॉ एंड ऑर्डर उनकी सिचुएशन है, उनकी टेरिटरीज पर डिटेनीज हैं, उनकी टेरिटरीज पर कोर्ट्स बनेंगे, उनकी टेरिटरीज के ऊपर प्रोसिक्यूशन अपॉइंट होंगे, इन्वेस्टिगेटर्स इनरोल किए जाएंगे, उनको लिया जाएगा। ये सब काम जब तक प्रोविंशियल गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट आपस में हम आहंग होकर नहीं करेंगी तो सिर्फ कानून साजी ही काफी नहीं होगी। मगर यानी मतलब ये जो बात कही गई कि जो खौफ फैलाने वाला है, दहशत फैलाने वाला है, उसको वो भी मुजरम होगा, यानी इसको डिफाइन करना कानूनी तौर पर मुश्किल नहीं होगा? जी, उसको वो आप सस्पेशन की बेस पर किसी के खिलाफ जब कार्रवाई का आगाज करते हैं तो आपके पास शुरू में इंटेलिजेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है, जो पुलिस की इंटेलिजेंस या
आपके रियासती इदारों के इंटेलिजेंस हुकाम आपको देते हैं। अब आपने उसमें तो एविडेंस, एडमिसिबल एविडेंस में कन्वर्ट करना होता है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए होता है। और इसलिए जब आप लोगों को गिरफ्तार भी करते हैं और उनको रिटेन करते हैं सस्पेशन की बुनियाद पे, तो आप पब्लिक ऑर्डर को रिस्टोर कर रहे हैं। तो शुरू में मुश्किलात यकीनन होंगी, लेकिन उन मुश्किलात को खत्म करने के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट नेसेसरी थी, वरना तमाम रियासत के इकदाम आर्बिट्री कहलाएंगे, ड्यू प्रोसेस से बाहर कहलाएंगे। मगर तो इसमें कहाँ आप इंप्रूवमेंट की जरूरत महसूस कर रहे हैं? देखिए, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जो आप और मैं अभी डिस्कस कर रहे थे। हाँ जी। कि इसमें फॉर एग्जांपल ये बात क्लियर होनी चाहिए कि एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर के फ्रेमवर्क में ये इन्वोक किया जाएगा। दूसरे इसमें एनिमी की डेफिनेशन है, इसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। इस पर एनिमी एलियन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तीसरा, इसमें डिटेंशन पीरियड में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज आर्टिकल 8 कॉन्स्टिट्यूशन का परमिट करता है कि पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए आर्म फोर्सेज या पुलिस की पावर के लिए कानून साजी ऐसी की जा सकती है। और इसी तरह कुछ और इसमें पोजीशंस हैं, वो उनकी क्लैरिटी लानी जरूरी है। जहां अभाम है उसे क्लियर किया जाना चाहिए। जी, उसे क्लियर किया जाना चाहिए, और रूल्स में आपको एहतमाम करना चाहिए ताकि ये कानून मिसयूज भी ना हो। उसमें आपको ओवर मैकेनिज्म वगैरह रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल सूफी साहब, आपने बड़ी डिटेल से बताई हमें सूरत हाल। हम से पहले लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। आप देखते रहिए नुक्ता नज़र। नजर में एक बार फिर खुशामदीद। ये हिस्सा है आपके सवालात का, और शामी साहब आपके पास क्या SMS आए हैं? असल में एक जावेद मेहर साहब हैं हमारे कराची से, जी दोस्त हमारे, वो कहते हैं कि जनाब ये को हुक्मरानों को कहें वो अपने हिस्से का दिया जलाते जाएं। अच्छा, चलिए हम सबको अपने अपने हिस्से का दिया जलाना चाहिए। और शाहिद सलीम साहब हैं, कायनात रावलपिंडी के एडिटर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने कहा जी कल आपका जो प्रोग्राम था उसमें वज़ीर आज़म के दौरे का जिक्र किया गया, वो बहुत माकूल था, हकीकी था। और आम तौर पर जो वज़ीर आज़म का दौरा है उसको डाउन प्ले किया जा रहा है, और बहुत से चैनल्स उसकी अहमियत उसको नहीं दे रहे। तो जाहिर है कि अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी अपनी राय है। अब जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब पसंद नहीं है वो उनका जिक्र ज़रा कम कर रहे होंगे, जिनको बहुत पसंद है वो ज़्यादा कर रहे होंगे। तो हमारे नज़दीक तो वाक़याती मामला है, पसंद नापसंद होनी नहीं चाहिए। तो जो वाक़यात थे उसमें अर्ज़ कर दिया, आपका शुक्रिया। अब रऊफ़ ताहिर साहब कहते हैं, अभी उनका मैसेज है कि ये जो भुट्टो साहब ने जो माहिदा शिमला जब किया, क्या वो झांसे में आ गए थे इंदिरा गांधी के कि ये बाइलेटरल इसको इशू बना दिया? देखिए, हमें हालात जो थे उस वक्त के उनके मुताबिक गौर करना चाहिए। वो जो माहिदा शिमला के अल्फाज हैं इस वक्त मेरे सामने नहीं है, उसमें अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों का एक मौहूम सा जिक्र तो है, वहाँ ली गई अपनी पोजीशन का कहा, मगर ये बात भी है कि बाइलेटरल इशू बना दिया गया। बात यह है कि उस वक्त तो हालात ऐसे थे और पाकिस्तान इतने दबाव में था कि ये जिक्र करा लेना ही एक कामयाबी थी। ठीक, क्योंकि भारत का दबाव यह था कि यह मसला कश्मीर को बस सेटल कर लिया जाए। और इंदिरा गांधी पर जो तनकीद होती है इंडिया में वो ये है कि उन्होंने मौका ज़ाया कर दिया इस इशू को सेटल करने का अपनी टर्म्स पर। ठीक, तो भुट्टो साहब जो हैं ये उन्होंने जिस तरह से कश्मीर का मसला जिंदा रखा है शिमला मुआहदे में, वो भी आप देखिए एक काबिल कदर बात है उस तरह के हालात में होते हुए, जब हमने एक जंग हारी, जब हम जंग हार चुके हों, बिल्कुल, और हमारी जनाब हमारे 90,000 कैदी जो हैं वो उनकी कैद में हों और अपना एक प्रेशर यहाँ भी फेस कर रहे हों, और खुद मगरबी पाकिस्तान का भी एक इलाका जो है वो उनके कब्जे में हो। बिल्कुल। तो इस वक्त ये बारगेनिंग पोजीशन उनकी कमजोर थी। बहरहाल किसी ना किसी तरीके से उन्होंने ये काम किया है। अगर आप उस माहौल में देखेंगे तो और नुक्ता नजर इख्तियार करेंगे, और अगर पीछे हट के देखेंगे और आपके मुकाम पर खड़े हो जाएंगे तो फिर और बात करेंगे। शामी साहब, ये सबीहा वहीद साहब हैं, ये अभी जो मलाला के हवाले से आपकी गुफ्तगू है उसका हवाला दे रही हैं, और ये कह रही हैं कि शामी साहब मलाला ने फिर किसकी खेल खेली है? देखिए, हमें तवाज़ुन रखना चाहिए। जो कोई काम अच्छा करे वो काम अच्छा है, जो खराबी हो वो खराबी है। ठीक है, वहाँ तनकीद करें, वहाँ तारीफ करें। ठीक, तो मलाला का जो काम अच्छा था उसकी हमने तारीफ की जी। और जो हमें पसंद नहीं आया और मलाला ने अपने आप के साथ ज्यादती कर ली
या उनके वालिद साहब ने ये हरकत की और या क्रिस्टीना लैम्ब जो है उन पे हावी हो गई, बहरहाल उसकी तरफ भी निशानदेही कर दी गई है। तवाज़ुन रखना चाहिए। राना अनवारुल हक साहब है हमारे साथ फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शामी साहब से बात करनी है। आप कर रहे हैं? फरमाया, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये EOBA की जो पेंशन है वो जुलाई से 5,000 होनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक उन्होंने नहीं की। ओल्ड एज बेनिफिट की। हाँ जी। ये जो वफाक, अब तो ये सूबाई महकमा है, ये वफाकी हुकूमत के पास है अभी तक। मेरे ख्याल में अब सूबाई हुकूमत के पास, सूबाई हुकूमतों के पास आ गया है। इसका झगड़ा पड़ा हुआ था, तो सूबाई हुकूमतें खुदा खौफी करें और पेंशन में इजाफा कर दें, क्योंकि आपको मालूम है ये तो अदारा है, इसको तो बेतहाशा अरबों रुपया इसके पास मौजूद था और इसके साथ जो कुछ हुआ है वो भी एक तारीख का हिस्सा है। तो अब इन लोगों को पेंशनें जो हैं उनमें थोड़ा बहुत इजाफा होना, कम से कम 5,000 हो जाएगी, तो बेचारे जो पेंशनर्स हैं उनके हाल पर रहम खाएं। ये हमारे साथ हैं जी याकूत शेख साहिबा फोन लाइन पे। जी अस्सलाम वालेकुम याकूत शेख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। शामी सर, दस्तूर में कि अगर लड़ाई शुरू हो जाए तो इसमें कामयाबी की 4 शराइत बताई गई है ना, कि अल्लाह की याद, हाकिम वक्त की अतात, आपस का इत्तेहाद और मैदान जंग में सब्र और इस्तिकामत। ठीक है। सूरह 177 में कहा गया है कि साबित कदमी दिखाने वाले मुसीबत में, नुकसान में, लड़ाई के वक्त वही जो सच बोलते हैं और वही परहेजगार हैं। सर सवाल ये पैदा होता है कि ये जो मौजूदा सिचुएशन चल रही है, इसमें फिर इस्लामी नुक्ता नजर से हुकूमत का तस्वर क्या है? और देखिए जी याकूत शेख, आपने इतना लंबा सवाल कर दिया है कि उसमें खुद ही जवाब मौजूद है। तो जब ऐसी लड़ाई हो रही हो, मुल्क और कौम को चैलेंज दरपेश हो, तो जो कुछ आपने कहा है उस पर अमल करना चाहिए। अब आगे जो बात थी वो किसी दिन फिर सही। ये जी बुशरा एजाज साहिबा हैं, इन्होंने बड़े दिलचस्प सवाल किया। शामी साहब, ईद पे आपने तकबीर खुद फेरी थी या किसी और ने फेरी? बुशरा एजाज साहबा जो हमारी, नहीं जी, ये बुशरा एजाज साहिबा है सियालकोट से जी। एक तो हमारी बड़ी मशहूर लिखने वाली है ना। मैंने छुरी नहीं फेरी। मैं ऐसे कसाई ने फेरी थी जिसे तकबीर पढ़नी आती। ठीक, हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। कल फिर हम इसी वक्त जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह ने